गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो है वर्तमान समय का जो कंपटीशन है काफ़ी बढ़ गया है। तो हमें एक लंबे समय तक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसी तथ्य हैं, उन पर हमें कंसंट्रेट करना ही होता है और एक इंटरेस्ट उनमें क्रिएट करना होता है। कंपटीशन हमारे इंटरेस्ट पर अब डिपेंड नहीं करेगा, हमें जो कंपटीशन में पूछे जाता है उन पर अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम लॉजिकल वे में स्टडी करें और कंसंट्रेट होकर स्टडी करें तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं और हम स्टडी को एंजॉय कर पाते हैं। तो जैसा कि आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 5 जून को 1972 में स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के रिलेटेड। तो आपको डिसाइड किया गया कि जो उसका पहला दिन था वो स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पर, तो वहाँ पर डिसाइड किया गया कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और 1974 को मनाया गया पर्यावरण दिवस, यानी कि 1974 से प्रारंभ किया गया। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो भी 72 का है। ठीक है। और जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 5 जून को 1972 में, वो भी स्टॉकहोम में जो हुआ था वो भी 5 जून था। नहीं, हाँ, वो भी 1972 में, यानी कि सिमिलरिटी है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था वो भी 72 का था। और जहाँ पर को पर्यावरण दिवस 5 जून मनाना प्रारंभ किया गया, जहाँ पर को निर्णय लिया गया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, वो जो सन था वो भी हमारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से मिलता है और समान है, 1972। और 74 ये जो चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1974 में, और इसी दिन इसी वर्ष से पर्यावरण दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली वन अर्थ जो इसकी थीम थी पहले पर्यावरण दिवस की, ओनली वन अर्थ। इसको आप OON करके मेमोराइज कर सकते हैं, ओनली वन, OOE, यही याद करना है बस। पहला पर्यावरण दिवस OOE, ओनली वन अर्थ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ आप लोगों का कि अध्ययन में आप कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे आप अध्ययन करेंगे ताकि लंबे समय तक आप अध्ययन कर सकें और उसमें कंसंट्रेट हो सके। तो आशा करता हूँ कि ये तथ्य आपको समझ आए होंगे और मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया है उसमें विभिन्न भाग बनाए गए हैं। अगर एक लॉजिकल वे में हम उसका अध्ययन करें तो हमें आसानी से याद हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे भाग 1 है तो 1 में वही चीज़ है जो होनी चाहिए। जैसे 1 से 4 तक अनुच्छेद है भाग 1 में। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जब क्षेत्र होगा तभी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। पहले हमारे पास कोई क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर हम ना अपना राज्य स्थापित करें, अपना देश बनाए। तो भूमि होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। तो पहले में वही है, पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और कैसे नए राज्य बनाए जाएगा, कैसे नाम परिवर्तित किए जाएंगे, 1 से 4 तक उसमें अनुच्छेद में बताया गया है। और दूसरे में नागरिकता, भाई जब भूमि है तो उसमें रहने के लिए नागरिक चाहिए, तभी जो है वो देश स्टेबल, देश का अस्तित्व होगा जब नागरिक होंगे। पहले तो भूमि चाहिए, फिर नागरिक चाहिए, दूसरे में नागरिक आ गए। अब तीसरे में अगर ये आएंगे तो फिर वे अपने अधिकार की बात करेंगे। तीसरे भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, पहले भूमि, फिर लोग चाहिए, फिर वो अपने अधिकारों की बात करेंगे कि भाई क्या हमारे अधिकार हैं। फिर इसके बाद क्या है, नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे 4 में कि भाई सरकार जो भी नीतियाँ बनाए, निर्धारित करें, जो भी योजनाएं बनाए, उसमें किन चीज़ों को अपने मस्तिष्क में रखें, क्या उसके निर्देश होने चाहिए, कि किन चीज़ों को मस्तिष्क में रखें, नीतियाँ बनानी है। 4 में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर 4 कॉ में मूल कर्तव्य आ जाते हैं। भाई नीतियाँ बन रही हैं, आपने अधिकार की बात कर ली, तो 4 कॉ इसमें ऐड करके मूल कर्तव्य जो 1976 में इसमें ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। ये 4 कॉ में आपके कर्तव्य आ गए। ठीक है, तो 5 फ्रेंड्स संघ, 52 से लेकर 151 तक है संघ। तो आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक मैं आपको वे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कैसे हमने अध्ययन करना चाहिए, कैसे समझते हुए हमने स्टडी करनी है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि 5 समझ लीजिए। भाग 1 में वही चीज है जो होनी चाहिए। क्या है भाग 1 में? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, एक तो संघ है भारत और उसके जितने राज्य हैं, और उसके लिए जो क्षेत्र है, भूमि है, उससे संबंधित बातें। कोई नया राज्य आएगा कैसे बनेगा, कोई नए राज्य का नाम कैसे रखा जाएगा, ये सब इसमें आगे 1 से लेकर 4 से जो भाग 1 में संघ। फिर नागरिक होने चाहिए, 2 में नागरिकता आ गई, 3 में उनके अधिकार क्या हैं, 4 में नीति निर्देश, तो 4 कॉम है उनके कर्तव्य क्या है, 5 में संघ। तो और इससे आगे जो है भाग में आगे एक्सप्लेन करूँगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, मेमोराइज भी हो जाएंगे और आप इसके विषय में लिख भी पाएंगे पर्याप्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मैं ये समझाना यहाँ पर चाह रहा था कि एक सिस्टमेटिक वे में हमने अध्ययन करना है, समझ के अध्ययन करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करके हमने अध्ययन करना है। ठीक है, तो आज मैं ये इसको इनके भाग आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और जो इनके शेष भाग हैं। तो अभी जो ये आज के लिए जो मैंने तैयार किया वो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहूँगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक नाली, ये इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं कि एक नाली में वही कितने स्क्वायर फीट होगा। पहले तो फीट और फुट में अंतर देख लेते हैं। फीट जो है ये बहुवचन है और फुट जो है एक वचन है। तो एक फुट की बात की जाएगी तो कितने फुट है, तो अगर सिंगल है एक वचन में तो उसे फुट कहा जाएगा और बहुवचन में फीट कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फुट और फीट का डिफरेंस ये है। और एक नाली में 2160 स्क्वायर फुट होते हैं। स्क्वायर यानी कि ये एरिया है, ये केवल लंबाई नहीं है, नाली केवल लंबाई नहीं है, ये क्षेत्रफल है। ये इससे हम किसी उसकी लंबाई भी चौड़ाई भी इससे हमारे समझ में आ जाती है जब कोई नाली की बात करता है। तो एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये कि एरिया है, क्षेत्र, ना कि केवल लंबाई के लिए नाली का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये होगी। अब स्क्वायर फुट यानी कि जब 2160 ऐसे होगा और 2160 ऐसे, एग्जैक्ट नहीं होगा, ये अनुमानित समझ लीजिए। ये एक अनुमान लगाया गया है कि अगर उसको जो भी नाली हमारा एक नाली का खेत है, अगर उसको स्क्वायर उसका बनाया जाए, उसको एडजस्ट करके अगर स्क्वायर बनाए तो 2160 फीट इधर होगा और 2160 फीट इधर होगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हम कैसे याद करें कि एक नाली में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या करना है, एक नाली की बात हो रही है तो एक तो हमने इसके सेकंड प्लेस पर लिख देना है। ठीक है, अब इसका 1 2 इसको जो नंबरिंग में आगे बढ़ेंगे तो 1 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसका हम ट्रिपल कर देंगे तो 0 को 0 0 तो आसानी से याद हो जाएगा। हमने ये याद करना है कि एक नाली बराबर वही है जो 6 का क्यूब है। ठीक है, और 27 के पहाड़ 27 8 जाए 27 8 216 216, 6 का क्यूब 216। कभी भी हम इस प्रकार का प्रश्न अगर फेस करें हम कि एक नाली बराबर कितने स्क्वायर फीट होता है, तो हमें ये याद आना चाहिए कि 6 का क्यूब क्या होता है। चलो ये भी हम भूल गए, तो हमें ये याद आना चाहिए कि 27 8 जा क्या होता है, 216। या इस तरीके से हम इसे मेमोराइज कर लें, 1 2 यहाँ 1 लिखें, 2 ट्रिपल कर 6, अब 0 तो अब, लेकिन इसमें ये हमने ये मेमोराइज कर लिया कि तो 6 का क्यूब है, जो नाली एक नाली में जो स्क्वायर फीट है वो क्या है, 6 के क्यूब से उसके अंक मिलते जुलते हैं, तो 3 अंक आगे लास्ट में 0 लिख दीजिए आप। 0 लगाना नहीं भूलना है यहाँ पर बस, यानी कि 2160 स्क्वायर फीट बराबर एक नाली। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और मेमोराइज करने में ये सिस्टम आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक यहाँ पर को हम एक अन्य तथ्य देख लेते हैं। 8 बीघा 100 नाली में फ्रेंड्स 8 बीघा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 100 नाली 8 बीघा।
और एक नाली में कितना बीघा होगा? 0.08 बीघा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे फ्रेंड्स, आप फेस करेंगे कि 100 नाली में कितना बीघा होता है, तो सीधे नहीं, एक नाली में कितना बीघा होता है, तो 0.08। क्यों? क्योंकि 100 नाली बराबर 8 बीघा। एक नाली बराबर मैंने आपको बता दिया 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका बीघा भी निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और एकड़, नाली में कितने एकड़ होते हैं? वैसे तो 20 माना जाता है, लेकिन 20 ये तो 20 अंक याद ही हो जाएगा, क्योंकि सामान्य अंक है, कोई ज़्यादा पेचीदगी इसमें नहीं है। 20.17 नाली होता है 1 एकड़ में। ठीक है, तो इस तरीके से तथ्यों को हमने मेमोराइज करना है, सिस्टमेटिक वे में हमने अध्ययन करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक नाली में 2160 स्क्वायर फीट होंगे। ठीक, और 6 का क्यूब और 27 8 जो होगा वो समानता रखेगा एक नाली को स्क्वायर फीट में बदलने में। तो 0 हमने याद रखना है, 0 इसमें लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स। हालांकि फ्रेंड्स ट्रिक्स बहुत हैं और तरीके बहुत हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर और क्यूब निकालने के, लेकिन हमें इन्हें मेमोराइज करना है ताकि हम शीघ्रता से मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब देखो कैसे हम मेमोराइज करें। 14 का क्यूब, मैं सीक्वेंस से सभी के क्यूब आपको मेमोराइज कराऊंगा और प्रयास करूंगा कि सभी आ जाए, या जहाँ पर कुछ जो चीज़ मैं फेस करूंगा उसे आपको मेमोराइज कराने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कुछ यहाँ पे स्क्वायर एंड और क्यूब देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, 14 द स्क्वायर ऑफ 14, हाउ कैन वी मेमोराइज? देखिए हमने इसे क्या मानना है कि 14 का जो स्क्वायर है इसको हम राउंड फिगर में ले लेंगे कि 200 मान लेना है हमने। ठीक है, 200 हमने मान लिया कि भाई 14 का स्क्वायर, कभी भी हम इसे फेस करेंगे 14 का स्क्वायर क्या है, तो हमने ये याद करना है कि 200 ही है। बस इस 200 में से इस 4 को आप डिडक्ट कर दीजिए तो आपको 196 आ जाएगा। यानी कि जो 14 का क्यूब क्या है, नो सॉरी 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196 होगा। ठीक है, और ऐसे इसका हमने क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने में आप इस 7 को आप कंसीडर मत कीजिए। जब भी इसका अगर हमने स्क्वायर क्यूब निकालना है 14 का क्यूब, तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो 244 लिख देना है आपने एक प्लेस, क्योंकि 4 अंकों का तो होगा ही होगा। इस प्लेस को आप ध्यान में मत रखिए कि हमने इस 4 को यहाँ रिपीट कर देना है। कितनी बार लिखा है, 2, तो 2 आगे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर केवल 7 हमने केवल 7 याद रखना है कि भाई 14 का जो स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, वो उसका आधा जो है 7, वो उसके सेकेंड प्लेस में आता है। भाई इतना हमने याद रखना है। और तो सारे अंक 14 से बिल्कुल रिलेटेड है। 4 तो वही रिपीट कर देना, 2 का 2। तो आशा करता हूँ कि आप 14 का स्क्वायर और क्यूब यहाँ पर को मेमोराइज कर लिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप एक यहाँ पर को हम एक चीज़ देख लेते हैं कि 24 का स्क्वायर क्या होगा। 24 4 है ना फ्रेंड्स। तो अब हमने यहाँ पर क्या मेमोराइज करना है कि 24 का 5 6 7 है। 5 6 7 हमने एक सीक्वेंस याद करनी है कि 24 का स्क्वायर जब भी हमसे पूछा जाए और जब भी हमारे मस्तिष्क में आए कि 24 का स्क्वायर क्या है, तो 5 6 7 आना चाहिए। 5 6 7 है सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस से याद हो जाती है आसानी से। अब उसमें हमने क्या करना है, 5 6 7 7 तो हो नहीं सकता इसका स्क्वायर, इसलिए इन दोनों का प्लेस हमने बदल देना है आपस में। यानी कि 5 7 6 विल बी द स्क्वायर ऑफ 24 एंड हियर द क्यूब ऑफ 24 इज, अब इसका क्यूब निकालना है तो 24 को तो आप ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, 24 तो ऐसे ही आ गया। 24 का यहाँ पर हमने केवल 129 यहाँ पर हमने याद करना है। ठीक है, अब उसमें भी आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 और इसका दुगना ये हो गया, क्योंकि 24 तो हमें याद है, इससे 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से अब शुरू करें, 1 2 3 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के 8 मिल जाएगा। यानी कि 1 3 हम 8 हम यहाँ पर मेमोराइज कर लिए तो ये हमें आसानी से इसका क्यूब याद हो जाएगा, 20 क्यूब ऑफ 24। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही अगर हम द टेबल अगर देखें 27 की देखें, तो इसमें भी काफ़ी तथ्य जो हैं आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे 4 जा 127, 2 जा 54, 3 जा 81, 4 जा 108,
एंड 5 जा 135, 6 जा 162, 7 जा 189 एंड 10 जा सॉरी 8 जा 216, जो 6 का भी क्यूब होता है। 243, 9 जा है 27 का। तो मैं इसलिए 27 की टेबल या कोई भी टेबल में इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में काफ़ी हेल्प करती है, शीघ्रता हमारे कैलकुलेशन में आती है इनसे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये सिस्टम आपके समझ में आया होगा और आपको सहायता करेगा चीज़ों को याद करने में और कंसंट्रेट करने में अध्ययन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मैं स्पेलिंग के संबंध में एक तथ्य आपको देता हूँ, अभी प्रेजेंट करता हूँ कि स्पेलिंग कैसे मेमोराइज करें। तो फ्रेंड्स, स्टील, स्टील, ये स्टील मैंने होता है फ्रेंड्स चुराना। ये जो है वर्ब है, चुराना क्रिया है या चोरी। और इस स्टील का माने है धातु, जो कई धातुओं से बनके स्टील का जो निर्माण किया जाता है। स्टील जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन, यानी कि ये क्या है, धातु। और देखो प्रोनाउंसिएशन लगभग समान है। अब ये स्टील तो हमें, क्योंकि इसमें डबल ई आर है, इसको हम ए कर दें केवल इस स्टील को ई की जगह ए कर दें तो ये स्टील हो जाएगा, जो जिसका अर्थ होता है चुराना। और इस स्टील का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, जो धातु है स्टील जिससे बर्तन आदि बनाए जाते हैं वो। तो इस तरीके से हम स्पेलिंग को समझेंगे और मेमोराइज करने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी रहेगा। और इस प्रकार के वीडियोज बार बार देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बार बार आपके लिए इस प्रकार के वीडियोज बनाऊं जो आपको सहायता करे आपकी सफलता प्राप्त करने में और आपका ध्यान अध्ययन की ओर लगाने में, कंसंट्रेट करने में और इंटरेस्ट क्रिएट करने में जो सहायता करे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।